हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और मेरा आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि कल के लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि प्राइस जो है अभी डाउनफॉल कर रही है और हो सकता है तो प्राइस जो है वो इस लेवल को भी ब्रेक कर दे, जैसे कि मैंने कल बताया हुआ था। लेकिन कल का जो डे निकला वो थोड़ा सा कैसा है कि वो इस लेवल को, जो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल मैंने आपको बताया हुआ था, इसको रिस्पेक्ट करके प्राइस फिर ऊपर गई। अभी आप देखिए, ये एक लंबी बिग बनी है और एक लंबा वॉल्यूम में बना हुआ है। ये आपके सामने डेली का टाइम फ्रेम का कैंडल है, या फिर इसको आप चार्ट भी कर सकते हैं। और ये मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल जो है वो आपके सामने मैंने ड्रॉ किया हुआ है, जहाँ की ये जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था ये एक सपोर्ट का काम किया और फिलहाल प्राइस जो है अभी इसके ऊपर क्लोज हुई और एक लंबी बिग बनाई। दूसरी कैंडल भी अभी एक लंबी बिग बना करके ऊपर की ओर जा रही है। लेकिन मैं अभी इसमें आपको बाई का सजेशन नहीं दे सकता, क्योंकि देखिए बाई करने के पीछे भी ना 2-3 रीजन्स हो सकते हैं। अगर अभी आपने बाई किया तो अभी हमें ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन है नहीं कि मार्केट नीचे जाएगी। हालांकि अगर हम RSI की बात करें तो वो ओवरसोल्ड हो गया है, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ कन्फर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। कल मैंने $40 to $50 का प्रॉफिट बनाया था सेल करके और बाई करके। जब मार्केट यहाँ से नीचे आई थी तो मैंने फिर सेल किया था, और फिर जब प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर उठी तो मैंने बाई किया हुआ था। तो कुल मिला करके मुझको 50 to 60 के आसपास में प्रॉफिट हुआ। आपको कितना प्रॉफिट हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का डिस्कस और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आज हमें GBP JPY करेंसी पेयर में कुछ ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये डिसीजन लेने से पहले मैं आपको इसका एनालिसिस करके बताऊंगा और फिर वीडियो के लास्ट में आप खुद बता देंगे कि आज हमें इस करेंसी पेयर में ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखो डेली हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब हमें मौका मिले, जब हमें वो अपॉर्चुनिटी मिले कि क्या ये सही टाइम है एंट्री का और क्या ये सही टाइम है एग्ज़िट का, तो ही हमें मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट करनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जो डेली का टाइम फ्रेम है और अभी फ़िलहाल जो डेली का एक तरह से मार्केट का प्राइस मूवमेंट है वो फ़िलहाल बेरिश है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं ये फ़िलहाल बेरिश है, ठीक है ना। और ये दिखाती हैं कि मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट कल वाली जो कैंडल बनी इसने थोड़ा सा मार्केट के मूड को रिवर्स कर दिया है। बिकॉज अगर हम इस कैंडल को देखें तो ये एक हैमर बनी हुई है, ठीक है ना। और हैमर कैंडलिस्टिक पैटर्न में रिवर्सल का साइन होता है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हैमर का जो कैंडल बॉडी है वो ग्रीन होना चाहिए, कुछ लोग ये बोलते हैं कि रेड होना चाहिए। लेकिन मेरी स्टडी ये कहती है, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि हैमर जो है वो चाहे ग्रीन हो और चाहे रेड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक फ़र्क पड़ता है कि जो हैमर की बॉडी है वो कम से कम 2 गुना बड़ी हो, सॉरी जो हैमर का बिक्स है वो कम से कम 2 से 3 गुना बड़ा हो हैमर की बॉडी से, तो ये एक इम्पॉर्टेंट हैमर माना जाएगा। कलर डज नॉट मैटर। ओके, फिलहाल अभी जो कंडीशन चल रही है, कल का जो कैंडल बना वो ओपन और क्लोज के बीच में जो गैप था, यानी कि जो कैंडल बॉडी थी वो बहुत ही छोटी थी, जिसको हमने हैमर नाम दिया था, और ये वास्तव में हैमर है भी। और इसकी जो विक थी ना, ये विक हमें ये बताती है कि जब प्राइस यहाँ तक आया, यानी कि जब सेलर्स ने प्राइस को नीचे धकेला और धकेल करके जब इस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुँचे, फिर सेलर्स का मनोबल कम हो गया, उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो लो हो गया। इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ पे
बायर एक्टिव हो गए होंगे और यहाँ पे, और या तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई होगी बिकॉज फियर की वजह से, क्योंकि ये फिबोनाची का 23% का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। आपको पता है कि फिबोनाची में 5 लेवल्स होते हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसमें से ये 23% का इम्पोर्टेंट लेवल है। और एक सपोर्ट भी है जहां प्राइस पहले भी आकर के इसको रिस्पेक्ट करके फिर रिवर्स हो गई थी। तो जब सेलर्स ने प्राइस को यहाँ तक नीचे ढकेला, इस लेवल पर आकर के फिर उनका मनोबल कम हो गया, यानी कि सेलर्स के मन में ये फियर हो गया कि अब लगता है कि मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी और फिर ऊपर जा सकती है। तो फिर उन्होंने हाई क्वांटिटी में बाई करना शुरू कर दिया, या फिर मैं दोबारा बोलता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैंने भी अपने यहाँ पे प्रॉफिट कल बुक किया हुआ था और उस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से वो जीबीपी को सेल कर रहे थे, जिसकी वजह से जीबीपी वीक हुआ और जेपीवाई ऊपर चला गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक हैमर बना। ये बिक्स का मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैंडल बॉडी के और बिक्स के रिलेशन क्या है। देखो, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई और बायर थोड़ा सा एक्टिव हुए और मार्केट को यहाँ तक ले गए, जिसको हम ये बोलते हैं, ये हमारा हो गया हायर हाई। फिर बायर्स का मनोबल टूटा क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। फिर सेलर्स हावी हो गए मार्केट में और उन्होंने प्राइस को लंबा धकेला, यहाँ तक धकेला, इस पॉइंट तक। ये हमारा हो गया लोअर लो और ये एक फिबोनाची लेवल भी है और एक सपोर्ट भी है। तो यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है और बना भी। फिर यहाँ पे जो सेलर थे उनका मनोबल घटा, उनका मनोबल टूटा और फिर वो अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। 2 कंडीशन हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर बायर भी एक्टिव हो सकते हैं, जिसकी वजह से जेपीवाई का, जिसकी वजह से जीबीपी मजबूत हुई। ठीक है ना। यहाँ पे बायर एक्टिव हुए, उन्होंने जीबीपी को बाय करना शुरू किया कंपैरिजन टू जेपीवाई। इस वजह से जीबीपी की डिमांड बढ़ी और फिर उसका प्राइस हाइप किया, यानी कि उसका प्राइस बढ़ा। फिर आप देखिए यहाँ से प्राइस तकरीबन यहाँ तक आया और फिर यहाँ पे ये क्लोज हुआ। तो कैंडल की बॉडी छोटी है, नीचे की बिक्स बड़ी है और नीचे की बिक्स ये बताती है कि इस लेवल पे बायर्स एक्टिव हैं और वो प्राइस को ऊपर धकेल रहे हैं, जिसकी वजह से ये हैमर बनी। और यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमें ये समझने के लिए कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, लेकिन उसके बाद में भी हमें एक कंफर्मेशन चाहिए कि क्या इस हैमर को आने वाले दिन में जो प्राइस है वो फॉलो करती है कि नहीं करती है, यानी कि जो बाइंग प्रेशर है क्या वास्तव में जेन्युइन है या फिर फॉल्स है, इसका कंफर्मेशन हमें करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, वॉल्यूम की हम बात कर लेते हैं। अब देखिए, ये वॉल्यूम की बार बढ़ी हुई है, ये जो वॉल्यूम बार है ये बड़ा है। अब ये हमें दिखाता है कि पिछले कैंडल के कंपैरिजन में, पिछले दिन के कंपैरिजन में आज के दिन में जो ट्रांजैक्शंस हैं बायर्स और सेलर्स के बीच में वो ज़्यादा हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े व्यापारी हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो गए, हेज फंड्स हो गए, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, ऐसे बहुत सारे जो बड़े प्लेयर मार्केट में हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे और उन्होंने ही इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करके प्राइस को ऊपर लेकर के जाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये प्राइस का जो मूवमेंट है वो जेन्युइन लगता है, क्योंकि इसमें जो बड़े व्यापारी हैं मार्केट के वो शामिल हैं। पहला कन्फर्मेशन हमको मिल चुका है, अब हमें दूसरे कन्फर्मेशन की रिक्वायरमेंट है जो कि हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, मैं आपको 4 आवर के चार्ट पे लेके चलना चाहूँगा और आपको वहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे जो है ये रेड कैंडल बनी, ठीक है ना, और उसके पहले ये 2 कैंडल ग्रीन बनी। अभी देखिए, मैं आपको ये कैंडल और ये कैंडल के बारे में आपको भी ये करने वाला हूँ और आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ कि यहीं से शुरुआत कैसे हो गई थी मार्केट की रिवर्स होने की। और ये जो सपोर्ट लेवल है जिस पे RSI का
क्या बोलते हैं इसको, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 23% का सपोर्ट यहाँ पे पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये है जो आपने डेली टाइम फ्रेम पे देखा हुआ है। अभी देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, देखिए जब ये कैंडल बनी, ये रेड वाली कैंडल जब बनी, तो यहाँ पे देखिए ये कैंडल बॉडी, ये हो गया हमारा कैंडल बॉडी। ओके, और ये हमारी हो गई बिक्स। अब ये बिक्स ये बताती है कि प्राइस यहाँ तक आई, लेकिन इस लेवल पे बायर्स एक्टिव थे और इन्होंने फिर से प्राइस को ऊपर कर दिया। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे सेलर प्रेशर तो है क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है और कैंडल बॉडी भी बड़ी हुई है, बट ये बिक्स हम ये बताती है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं और इन्होंने प्राइस को ऊपर ढकेला है। अब उसके जस्ट बाद में आपको एक दूसरी कैंडल भी मिलेगी, जैसे कि ये वाली कैंडल। अगर इस वाली कैंडल को आप देखें तो ये डोजी बना हुआ है। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये वाली कैंडल डोजी बना हुआ है और ये देखिए ये वाली कैंडल डोजी बनी हुई है और इसका जो वॉल्यूम है वो हाई है। ठीक है, मैं आपको इसमें समझाता हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इस कैंडल में ना नो डिमांड नो सप्लाई, यानी कि जो डिमांड है वो सप्लाई के बराबर है इस कैंडल में, क्योंकि प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, फिर बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को यहाँ तक ले गए, फिर इस लेवल पे सेलर्स ने प्राइस को नीचे ढकेला, यानी कि प्राइस वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, बायर्स वहाँ पे कमज़ोर हुए और फिर सेलर्स एक्टिव हुए, उन्होंने हैवी सेलिंग की और फिर प्राइस को यहाँ तक लेकर के आए। ठीक है ना, फिर इस लेवल पे फिर से सेलर्स का मनोबल टूटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और 23% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल भी है। फिर यहाँ से इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसकी वजह से सेलर का मनोबल टूटा, उनके अंदर फियर आया, वो घबराए और उन्होंने प्रॉफिट्स को बुकिंग करना शुरू कर दिया, या फिर मार्केट में और बायर्स एक्टिव हो गए जो कि जीओपी को बाई करने लगे, जिसकी वजह से फिर प्राइस ऊपर जाने लगी और जहाँ पे क्लोज हुई थी ना, जहाँ पे ओपन हुई थी वहीं पे क्लोज हो गई। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो गए, यानी कि इस कैंडल में कोई डिमांड कोई सप्लाई नहीं है, जितना लोगों ने बाई किया उतना लोगों ने सेल किया। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस कैंडल में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हुए थे, यानी कि जो बायर्स और सेलर्स के बीच में जो टग ऑफ वार चल रहा है वो ज़्यादा है, यानी कि इसमें बड़े व्यापारी शामिल हैं और जब बड़े व्यापारी शामिल होते हैं तो वो प्राइस को एक डायरेक्शन देने में सक्षम होते हैं, वो किसी भी प्राइस को किसी भी दिशा में मूव करने में सक्षम होते हैं, वो कर सकते हैं। तो हमें इस कैंडल से और इस कैंडल से ये इतना तो कन्फर्मेशन मिल गया कि प्राइस हो सकता है यहाँ से रिवर्स करे। ठीक है, अब दूसरी बात, अब देखिए हम तीसरे कैंडल की तरफ चलते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि इस कैंडल में क्या हो सकता है। इसके बाद में ये देखिए तीसरी कैंडल बनी जिसकी बिक्स यहाँ तक आई और ये हमें बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करती है, वॉल्यूम आपके सामने है। इसके बाद में ये इसके ऊपर क्लोज हुई। ठीक है ना, इसके ऊपर क्लोज होने का मतलब क्या है? इसके ऊपर क्लोज होने का मतलब यह है कि बायर्स अब एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने सेलर्स को डोमिनेट कर दिया है और अब बाइंग को जो बाइंग प्रेशर को जो फॉलो अप है ना वो कंटिन्यू हो गया है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे तो एक कैंडल और ग्रीन बनी है जिसका वॉल्यूम भी तकरीबन हाई है, यानी कि बड़े पार्टिसिपेंट्स मार्केट में आ चुके हैं और अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए और ये रिवर्सल का एक इम्पॉर्टेंट साइन है। इसके बाद में दो कैंडल बनी, एक ये बनी और एक ये बनी। इसमें देखिए वॉल्यूम बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम वॉल्यूम है। इसका मतलब ये हुआ कि अब सेलर्स एक्टिव तो हैं। इसमें देखिए इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो
सेलर्स एक्टिव हो गए होंगे और या तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई होगी। यानी कि यहाँ पे जो रिटेल ट्रेडर है ना, उन्होंने जो बाय किया होगा, अब इस रेजिस्टेंस लेवल को देख करके उनके अंदर डर होगा कि भाई जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स को बुक कर लो, जो भी मिल रहा है 10,000 5,000, क्या पता मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। तो उन्होंने इन 8 घंटों में, चूँकि ये 4 आवर का चार्ट है, 8 घंटों में प्रॉफिट्स को बुक करना शुरू किया। बट जो छोटे प्लेयर हैं वो प्राइस को मूव नहीं कर सकते, वो सिर्फ बड़े व्यापारी के फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से कैंडल तो बड़ी बनी बट वॉल्यूम छोटा बना। यानी कि ये मूवमेंट जेन्युइन नहीं है। ओके, ये मूवमेंट जेन्युइन नहीं है, ये फॉल्स मूवमेंट है, इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो अब बड़े प्लेयर हो सकता है कि आगे लेकर के प्राइस को जाएं, जिसके लिए हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत क्या पड़ेगी कि ये जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये जो इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक फ़िलहाल हम एज ए रिटेल ट्रेडर हम इसमें बाई का एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन तो है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंफर्मेशन हमें ये करना ज़रूरी है एक लंबे मूव को कैप्चर करने के लिए कि कम से कम प्राइस इसको ब्रेक करे। इसको ब्रेक करने का मतलब क्या है कि कम से कम प्राइस 197 से उठ करके 200 को पार करे। यानी कि जो GBP और JPY का जो एक्सचेंज रेट है अभी फ़िलहाल 197.680 है, तो वो तकरीबन 200 को पार करेगा। हो सकता है आज कर दे, आज फ्राइडे हो सकता है आज कर दे, और नहीं तो फिर मंडे को कर देगा। तो हमें आज वेट करना है, देखना है प्राइस को कि उसका क्या मूवमेंट रहता है, और उस हिसाब से अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ब्रेकआउट करती है तो हम डेफिनेटली बाई करेंगे, और अदरवाइज आज के इसमें हम सेल करेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले वीक्स में क्या क्या न्यूज आने वाली है और हमें किस तरह से GBP JPY पेयर्स में ध्यान देना है। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि बैंक अब जापान का पॉलिसी रेट आने वाला है। अभी आपको पता है कि 0.1% वहाँ का बैंक ऑफ इंटरेस्ट रेट है। मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट आने वाला है। ये सारी चीज़ें होंगी इसमें, नॉन फॉर्म, और यहाँ पे ये तो JPY का हो गया। अभी देखिए 1 अगस्त को बैंक ऑफ इंग्लैंड का रिपोर्ट आएगा कि वो लोग क्या करने वाले हैं बैंक रेट के हिसाब से। तो आने वाला जो वीक होगा और आने वाला जो मंथ होगा वो GBP और JPY के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको भी आप नज़र में रखिएगा और इन सारी चीज़ों को देख करके आप आगे बढ़िएगा। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक कोर्स जो कि मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ, अगर आपको वास्तव में कोर्स चाहिए, एक कंप्लीट ट्यूटोरियल चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग पे, आप कमेंट कीजिए, उस पर मैं काम कर रहा हूँ और जल्दी ही वो आएगा। उसका आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। लगे रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कोई और आपके मन में डाउट है तो मुझसे पूछिए, मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, या फिर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में मंडे को।